हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो ज्योग्राफी का सैंपल पेपर होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आप लोगों का सैंपल पेपर या पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अगर हम डिस्कस कर ले तो बच्चों आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो प्रश्न पत्र होने वाला है ये आपका 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और 70 में से क्या है 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होने वाले हैं और 70 नंबर आपके थ्योरिटिकल जो आप पेपर में लिखोगे, है ना। तो इस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न होगा। आप लोगों के इस प्रश्न पत्र यानी इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के 30 प्रश्न होने वाले हैं। 1 से लेकर 17 जो प्रश्न होने वाले हैं वो क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू बेस पे होंगे बच्चों। 18 से लेकर 23 तक जो पेपर और प्रश्न होने वाले हैं वो आप लोगों के कौन से होंगे, वो आप लोगों के होने वाले हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। और इसके साथ साथ 18 से 19 तक आप लोगों के पैसेज वाइज होंगे यानी स्रोत आधारित प्रश्न होने वाले हैं। और इसके साथ साथ फिर आपका 24 से लेकर जो 28 तक जो प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, ये आप लोगों के 5-5 नंबर के ये प्रश्न होने वाले हैं। और इसके बाद जो 29वां और 30वां जो प्रश्न होने वाला है यह आपका पैसेज नहीं तो मैप आएगा आपका 5 नंबर का इंडियन मैप है, 5 नंबर का सॉरी वर्ल्ड वाला मैप है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आखिर आप लोगों का पैटर्न क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है ना। कौन सी वो प्लेट है जो है अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो वो कौन सी प्लेट है बच्चों, कोकस प्लेट है। आप सभी को पता है कि हमारे सामने बहुत सारी बड़ी प्लेटें भी हैं और छोटी प्लेटें भी हैं, है ना। तो हमारे इसमें कौन सी बच्चों, कोकस प्लेट जो है ना इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम तथा जलवायु के तत्वों पर अध्ययन करती है। यानी मौसम और जलवायु का अध्ययन करती है। तो कौन सा है बच्चों वो, तो वो आपका कौन सा है, जलवायु विज्ञान है। कौन सा है बच्चों, जलवायु जो विज्ञान है वो आपका मौसम और जलवायु का अध्ययन करता है, उसी के बीच के तत्वों का मिश्रण है। तो आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं भौमजल अपर्दन के लिए आवश्यक है। भौमजल का मतलब क्या होता है, जो हमारे लैंड मतलब जो पानी जो जमीन के नीचे होता है, ठीक है ना, तो वो होता है। तो कौन सा एक हमें बताना है। जैसे कि देखो, पारग्य, कम सघन और अत्यधिक रंध्र वाली चट्टानें जो क्या है भौमजल का सबसे अच्छा क्या है बच्चों, उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन अर्थात का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो हम आगे बात करते हैं। आगे बच्चों कि दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिणी चीन में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो वो किससे नाम से जाना जाता है, तो बताओ बच्चों। इसे हरिकेन, विली या तूफान या टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है बच्चों वो ख है। इसे टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षोभ मंडल की विशेषता है। आप सभी को पता है हमारी वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, 5 मंडल में बांटा गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिमंडल, है ना। जिसमें से आप सभी को पता है जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की अगर ऊंचाई देखी जाए तो लगभग कितनी है, पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर तक है ना। धरातल से कितनी है, 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। तो इसके बारे में हमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई के बारे में हमें देखना है ना। तो देखो जैसे कि ऊपरी स्तर विषुवत पर आधारित मोटाई ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं। ऊपरी स्तर विषुवत पर कम मोटाई ऊंचाई के साथ तापमान वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं। सबसे नीचे का स्तर होता है ये, और विषुवत वृत्त पर अधिक मोटाई और ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। यानी इसका ग ऑप्शन बिल्कुल राइट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रक्रियाएं अनाच्छादित नहीं है। अनाच्छादित नहीं है वो कौन सी भू आकृतिक प्रक्रिया है। जैसे अब आपको बताना है कौन सी है बच्चों। जैसे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो है पटल विरूपण और ज्वालामुखी। क्या है, अनाच्छादित नहीं है। अनाच्छादित का मतलब क्या है, हवा द्वारा, वायु द्वारा, है ना, नदियों द्वारा
कटाव छटाव नहीं होता है ना, तो वो पटल विरूपण और ज्वालामुखी इसका सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दिए गए पर्वतीय वनों में वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर उचित क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर हमें क्या करना है, एक तरीके से क्रम वाइज हमें लगाना है। तो कौन सा हो जाएगा क्रम वाइज? तो देखो बच्चों, पहला इसका ओक होता है, फिर चीड़ होता है, फिर स्मूक होता है, फिर पाइन होता है। अगर आप पढ़ोगे ना इसकी डेफिनेशन जो वनस्पति वाला है, तो उसमें आपको इसका दिख रहेगा सीक्वेंस। तो इसका सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन, यानी सी नहीं खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को मानसून निर्वर्तन क्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। मानसून के हिसाब से क्या करना है, हमें इसे क्रम वाइज लगाना है। जिससे क्रम क्या होगा, तो पहला इसका क्रम मानसून के हिसाब से पहला राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, फिर राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे आता है गुजरात आ जाता है, और उसके बाद फिर उड़ीसा आता है, फिर तमिलनाडु आता है। इस तरीके से निवर्तन होता है क्रम का। तो यानी इसका ख ऑप्शन बिल्कुल, क ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हिमालय नदियां बारहमासी होती है। हाँ बच्चों बिल्कुल, हिमालय नदियां क्या होती है, बारहमासी होती है, क्योंकि इसको वर्षा के द्वारा भी पानी मिलता है। नदियां तो है ही, ये केवल वर्षण पर निर्भर रहते हैं ना, बिल्कुल नहीं, ये बारहमासी रहती हैं। ठीक है, हिमालय नदियां क्या होती है, बारहमासी होती है। मतलब नदियों में इसे बर्फ से भी पानी मिलता है, जो बर्फ जो होता है पिघलता है उससे भी पानी मिलता है, और हमें क्या मिलता है, आपका वर्षा के द्वारा ही पानी मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, केवल ए सही है, यानी का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी का मात्र है। यह मैदान जलमग्न है। यह मैदान क्या है बच्चों, जलमग्न है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है इसका? ठीक है, यह मैदान जलमग्न है। तो बात सही है बच्चों। पहला तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो पश्चिमी तट है ये क्या है, काफी ज्यादा संकीर्ण है ना, जिसके कारण यहाँ बंदरगाहों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, और ये मैदान जलमग्न है, जल में डूबा हुआ है। तो इसका जो है ना बच्चों, आप लोगों का ग ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ जाती है और उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आता है। क्या आता है बच्चों, बदलाव आता है। ठीक है, पहला तो उत्तरी अमेरिका में विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद देखा जाता है। ठीक है बच्चों, विच्छेद यानी उत्तर भारत में क्या देखा जाता है, मानसून का बड़े स्तर पर क्या देखा जाता है, मानसूनी विच्छेद देखा जाता है। मानसून का मतलब बड़ा प्रभाव देखा जाता है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। तो इसका ये सही है, यानी का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। हमें इसके अंदर बताना है कौन सा जो युग्म है ना बच्चों, वो क्या है, गलत है। गलत युग्म हमें पहचानना है। तो जैसे उड़ीसा का भुवनेश्वर बिल्कुल ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, और छत्तीसगढ़ की रांची गलत है ये। ठीक है ना बच्चों, रायपुर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। हमें ये बताना है कौन सा युग्म जो है बच्चों, वो क्या है बच्चों, सही है। ठीक है ना, पहला जैसे कि आर्द्र पर्णपाती वन में क्या शीशम का पेड़ पाया जाता है। तो हाँ बच्चों, आर्द्र पर्णपाती वन में कौन सा वन पाया जाता है, यानी शीशम का जो पेड़ है वो बिल्कुल पाया जाता है। तो हमें यहीं से आंसर मिल गया कौन सा है, क आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख बाढ़ ग्रस्त राज्य है, यानी ऐसे राज्यों के बारे में बताना है जहां बाढ़ आती रहती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे बिहार में तो बाढ़ आती है, ठीक है, कर्नाटक में तो नहीं आती, ठीक है, मध्य प्रदेश में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो मध्य का भाग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हरियाणा में बाढ़ आती है क्या, बिल्कुल नहीं आती। उड़ीसा में बाढ़ आती है, नहीं। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत देखा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ तो नहीं होगा। ठीक है ना, झारखंड में अगर देखा जाए, बिहार, कर्नाटक, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों देखो, असम में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, यानी ख इसका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो हाँ, ये तो हमारे क्या हो गए, एमसीक्यूज बेस पे हो गए सारे। अब थोड़े ना ये भी एमसीक्यूज का ही है, लेकिन पैराग्राफ वाइज में है। जैसे भूकंप सबसे ज्यादा अभूत, पूजनीय एवं विध्वंसक प्राकृतिक, ये सूचना नहीं देता, अचानक में भूकंप आ जाता है।
और काफी विपदाकारी होता है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी संबंधित है। विवर्तनिकी यानी प्लेटों की टकराने से क्या होता है, भूकंप जो होता है वो उत्पन्न होता है। ये विध्वंस है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है, काफी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकलती ऊर्जा का पैदा करती है। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानें गिरने, भूस्खलन, जमीन, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है, चट्टानें गिरने लग जाती है, भूस्खलन हो जाता है, जमीन और अवतरण हो जाता है, धंसने लग जाता है। विशेषकर खदानों की जो खदान है वो नीचे की ओर घुस जाता है। बांध, जलाशयों के बैठने इत्यादि आने वाला भूकंप कम क्षेत्र प्रभावित करता है। इंडियन प्लेट गति वर्ष उत्तर की ओर हमेशा लगातार क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट बढ़ती जा रही है, अगर आप देखोगे तो, है ना। और ये 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटों को किनारे वाला हो जाता है। कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चों, तनाव बढ़ता है। दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा क्या होती है, मोचन, यानी एक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू कश्मीर है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग है। ये सारे राज्य से प्रभावित है ना। तो अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो ये हमें आंसर मिल गया पहले से। ये अपूर्व सूचनीय और क्या है, विध्वंसक, मतलब प्राकृतिक आपदा है। क्या बच्चों, ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। दूसरा है पूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। तीसरा है अपूर्व सूचनीय और अविध्वंसक मतलब अप्राकृतिक आपदा है। तो देखो, अप्राकृतिक जहां मिल जाए तो पहले हटा दो, ठीक है। अब बचा ये वाला, क्योंकि हमें पता है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। अभी हमने पढ़ा मेनली मतलब भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है, तो मुख्य कारण होता है आप लोगों का विवर्तनिकी। क्या होता है, विवर्तनिकी। विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, प्लेटों को आपस में टकराने से भूकंप ज्यादातर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हिमालय चाप के भूकंप से प्रभावित है ना। कौन से क्षेत्र जो हिमालय चाप से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो वो है जम्मू कश्मीर और असम। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारे लेंथी प्रश्न आगे काफी बड़े बड़े हैं। पहला तो पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में क्या बता रहा है, ये पैराग्राफ ये बता रहा है। तो देखते हैं, जैसे कि विषुवत वृत्त पर स्थित उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय का मतलब जहां हवा ज्यादा शुष्क होती है, गर्मी होती है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है और इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से 25 अक्षांश आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो है वो 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है और कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्व की ओर जाती है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। शीत ऋतु में ITC जो Z दक्षिणी की ओर खिसक जाती है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिणी पूर्वी में बदलकर उत्तर पूर्व की हो जाती है। यही उत्तर मानसून कहलाता है, ठीक है। तो एक बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना। अब इसके डायरेक्टली हम देखते हैं आंसर्स के बारे में। पहला है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ स्थित है। उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण जो क्षेत्र है बच्चों, ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद नहीं, ये स्थित है आप लोगों का विषुवत वृत्त पर। कौन सा है, विषुवत वृत्त, ठीक है। तो विषुवत वृत्त पे स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को क्यों पार कर पाती हैं। क्योंकि क्यों पार कर पाती है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो ये पवनें होती हैं ये उत्तर की ओर क्या करती है, खिसकती हैं। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में ITCZ किस दिशा की ओर खिसकने लग जाती है, तो ये दक्षिण की ओर खिसकने लग जाती है। देख लेना पैराग्राफ में कौन सा है, दक्षिण की ओर क्या हो जाती है, खिसकने लग जाती है,
चलो ये आपको चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में देखो आप लोग कुछ इस चित्र में, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों को इसके अंदर थोड़े से पहाड़ दिख रहे होंगे, ये मेनली क्या है, नदी है। तो देख लेते हैं, पहला उपयुक्त चित्र दिए गए चित्र की पहचान कीजिए और उसका नाम कीजिए। यानी ये जो चित्र है ये क्या है, ये कौन सा चित्र है, ये हमें बताना है। तो देखो ये मिट्टी का एक तरीके से यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये पंख के समान है, इसे कहा जाता है जल्लोड़ पंख। आपने पढ़ा भी होगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे जल्लोड़ पंख के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जल्लोड़ पंख। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्त शिलाकृति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जल्लोड़ पंख जो है वो कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गिरिपद में या उन पहाड़ों पर जिनकी जो ढाल है वो थोड़ी कम होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के मतलब शिलाकृति पाई जाती है। नेक्स्ट है ये शिलाकृति किस आकार से बनती है, तो इसका आकार कैसा होता है, तो देखो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसका आकार कैसा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, एक शंकु दिखा है ना, शंकु के आकार का है, किसका आकार का है, एक शंकु के आकार का है, तो इसका ये आंसर बिल्कुल होगा। चलो आगे की ओर देखते हैं, ये प्रश्न तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। अब बात करते हैं पहला हमारा 3 नंबर में बात करेंगे। पहला हमारा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की 3 विशेषताएं बताइए। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसकी हमें क्या करनी है, इसमें विशेषता बतानी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। पहले तो जो बच्चों क्या करता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी 3 विशेषताएं बतानी है बच्चों। यानी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसकी आखिर विशेषता क्या होती है। तो पहला याद ना, इनमें वाताग्र की प्रणाली स्पष्ट नहीं होती है। वाताग्र का मतलब क्या होता है, हवाओं के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरा, ये केवल समुद्र में ही उत्पन्न हो पाती है, यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बच्चों ये केवल समुद्र तक ही सीमित रह पाती है, यानी स्थल तक ये जो चक्रवात है ये पहुंच नहीं पाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इनमें पवनों की जो वेग होती है ना वो काफी तीव्र होती है, जो हवाएं होती है वो काफी ज्यादा होती है, बड़ी मात्रा में जो हवाएं होती है ना। और ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चलती है। जो ये उष्णकटिबंधीय वाताग्र या जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चलती है, ठीक है। तो इसका प्रश्न नेक्स्ट है, वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया में चालन की क्या भूमिका होती है। चालन जो होता है ना, चालन का मतलब होता क्या है ना। देखो बच्चों, तो देखो होता क्या है, वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने में चालन का बहुत ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि वायुमंडल की जो निचली परतों को गर्म करने का मुख्य काम कौन करता है, चालन मतलब होता है हवा का चलना। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारी जमीन है, तो जब ये धरातल गर्म होगा, ये जमीन क्या होगी, गर्म होगी, तो इससे लगने वाली हवा भी क्या होगी बच्चों, गर्म होगी, है ना। और जब ये हवा गर्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ऊपरी वाले भाग को भी क्या करेगी, ये गर्म करेंगी। तो ये क्या होता है, ये कहते हैं चालन होता है। चालन के द्वारा ही क्या होता है, जो हवाएं होती है ना वो गर्म से ठंडे मतलब ठंडे की ओर जाती है। जो हवाएं होती हैं वो क्या होती है, गर्म से ठंडे की ओर क्या होती है, अग्रसर होती है। यानी निचली परतों के संपर्क में आने से वायुमंडल क्या हो जाती है, ऊपरी परत भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और चालन तभी होता है जब आसमान वाला जो पिंड है ना एक दूसरे के संपर्क में होगा। गर्म पिंड क्या करता है, जो गर्म वाली यानी गर्म हवाएं क्या करती है, ठंडी हवाओं को भी क्या करती है, गर्म करने का काम करती है। और ये चालन यानी गर्म और ठंडा ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का जो तापमान है ना वो सेम ना हो जाए, है ना, तब तक ये चालन क्या होता है, प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वायुमंडल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारणों की प्रमाणित कीजिए। देखो बच्चों, भूमंडलीय ऊष्मन क्या होता है, जिसे हम वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, लगातार अगर हमारे वातावरण का तापमान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, तो जब तापमान उसका बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर से वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और सारे के सारे जो द्वीप हैं वो सारे के सारे समुद्र में डूब जाएंगे। इसके मानवीय कारण क्या है, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाला अधिक मात्रा में गैसें जो हैं, है ना, वनों को लगातार काटना हो गया,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की लगातार प्रधानता, है ना, मीथेन गैस की लगातार प्रधानता, ये सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, आप लोगों का भूमंडलीय ऊष्मन को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों कि लघु हिमालय के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला तो आप बता दीजिएगा, लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच है, 1000 से 2000 मीटर के बीच है। दूसरा, लघु हिमालय में अंग्रेजों का बड़ा इंटरेस्ट था, है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट था, इसके अंदर लघु हिमालय में, इसीलिए उन्होंने विश्राम स्थल जैसे हिल स्टेशन का क्या किया था, उन्होंने निर्माण किया था इन जगहों पर। जैसे आप सभी को पता है कि कुछ हिल स्टेशंस के नाम तो आप लोगों को पता होंगे, जैसे आपका हो गया मंसूरी, हो गया शिमला, हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और दो महत्वपूर्ण यहाँ क्या है, स्थलाकृतियां है, यानी लघु हिमालय की दो प्रमुख स्थलाकृतियां क्या है, एक है आप लोगों का शिवालिक और दूसरा था दून, यहाँ है ना बच्चों देहरादून, है ना, और मतलब देहरादून भी है और भी बहुत सारी जगह हैं, तो ये चीजें है। नेक्स्ट है बच्चों, सूखे से निपटने के लिए दूरगामी कदमों को उठाना चाहिए, किन्हीं 3 कदमों की विश्लेषण कीजिए। यानी अगर हम बात करें कि हम लोग जो सूखे को, जो सूखा होता है जैसे अकाल या सूखा पड़ जाता है, तो इसकी संभावना को कैसे रोक सकते हैं, तो पहला क्या है, भूमिगत जल के भंडारण को क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि किन क्षेत्रों में जल क्या है बहुत ज्यादा है, उन क्षेत्रों को क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। दूसरा क्या है, जिन क्षेत्रों में ज्यादा जल है उन क्षेत्रों के जल को क्या करना चाहिए, कम क्षेत्र वाले जल को क्या करना चाहिए, लाना चाहिए, ताकि सूखे की संभावना क्या कर सके, कम कर सके। इसके साथ साथ नदियों पर क्या कराना चाहिए, बांध बनाना चाहिए, है ना, और नदियों के आसपास कोई बड़ी इमारतों जैसी चीजों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये सारी स्थिति है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सूखे की संभावना को रोक सकते हैं, और इसके साथ साथ जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। ठीक है, इससे जल रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जो बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। जैसे कि बाढ़ आता है बच्चों, बाढ़ से हम लोग कैसे निपट सकते हैं, तो जैसे कि सूखे से निपटना है वैसे ही हम लोग इसमें भी है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट सेम हो जाएगा। जैसे नदियों पर हम बांध बनाकर बाढ़ की स्थिति से रोका जा सकता है ना। इसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को क्या कर देना चाहिए, तटबंध कर देना चाहिए। तटबंध का मतलब क्या होता है, आसपास से घेर देना चाहिए, है ना। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना ज्यादा हो ना बच्चों, उन क्षेत्रों में लोगों के आवास को कम करना चाहिए, है ना, वहां के लोगों को आवास कम रहे, ये कोशिश हमें करना चाहिए, है ना बच्चों। चलो अब बात करते हैं 5 नंबर वाले जो हमारे प्रश्न आने वाले हैं। पहला है बच्चों, विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के लिए सुझाव दिए गए हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जो जैव विविधता है, आप सभी को पता है जैव विविधता का मतलब क्या है, जीवों में होने वाली विविधता को क्या कहते हैं हम लोग, जैव विविधता है। तो जैव विविधता को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, है ना बच्चों। तो हम लोग जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियों को क्या करना चाहिए, हमें मतलब कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। उनके लिए अलग अलग प्रकार की क्या करना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता है, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास के लिए क्या करना चाहिए, यानी उन वनों की पहचान करना चाहिए जहां वो जीव जंतु क्या कर सके, रह सके। क्योंकि अभी लगातार क्या हो रहा है, सभी को पता है कि जीव जंतुओं के रहने की आवास की जो जगह है वो लगातार खत्म होती जा रही है। इसीलिए तो लगातार जीव जंतु क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मतलब प्रजातियों के जैसे अगर पालने और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको सुरक्षित करना चाहिए, है ना। वन्य जीवों के लिए पौधे लगाना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है इनको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। यानी जीव जंतुओं के जो व्यापार हो रहा है, आपसे पता जो टाइगर्स होते हैं, टाइगर्स की खाल के लिए कितना ज्यादा व्यापार होता है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए। तो इस तरीके से हो जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। यानी महासागर का जो जल होता है ना बच्चों, वो आप सभी को पता है खारा होता है ना। तो वही उसका समुद्र का जो जल है वो खारा होने का मुख्य कारण क्या है। तो पहला आप सभी को पता है सूर्य तप, है ना। सूर्य तप कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें है ना वो क्या करती है, मतलब महासागरों पर पड़ती है, जिसके कारण वहां वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है कि धीरे धीरे जो समुद्र का या महासागर का जो जल है वो क्या होता है, लवणता से भर जाता है ना, खारा
हो जाता है ना बच्चों। इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए बच्चों, जैसे कि आप सबको और भी बहुत सारी तकनीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, आप सभी को पता है, जो नदियों का पानी क्या होता है, लवणता वाला नहीं होता, नदियों का पानी क्या होता है, खारा नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, सतह जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कई बार समुद्र का जल जब नदियों में मिल जाता है तो नदियों का जल क्या होता है, उससे प्रभावित होता है। इसके साथ साथ ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलती है ना बच्चों, जैसे कि हमारे पृथ्वी है तो ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, लवणता कम पाई जाती है। और अक्षांश या हम बात सकते हो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, लवणता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ क्या है बच्चों, बर्फ है, तो इसीलिए यहाँ क्या है बच्चों, लवणता कम है। लेकिन मध्य के भाग में लवणता क्या है, ज्यादा है। महासागरीय धाराएं क्या करती है, लवणता को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, तापमान भी प्रभावित करता है, घनत्व भी प्रभावित करता है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करता है। सभी को पता है सबसे अधिक लवणता वाला जो सागर है वो कौन सा है, तो वो है मृत सागर, डेथ ओशन कहा जाता है। और इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति डूबता है ना तो वो डूबता ही नहीं है, मतलब इसकी लवणता काफी ज्यादा होती है, सॉल्टी वाटर होता है काफी, तो वाटर का जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए कोई डूबता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली प्राथमिक बलों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें हमें बताना है कि आखिर महासागरीय धाराएं होती क्या है। तो महासागरीय धाराएं महासागरों से नदी प्रवाह के समान चलती रहती है। महासागर मतलब महासागरों में निरंतर जल का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, महासागरीय धाराएं कहलाता है। और महासागरीय धाराओं को क्या प्रभावित करती हैं, जैसे कि पहला क्या आता है, सूर्य की किरणें क्या करती है बच्चों, जैसे कि सूर्य की किरणें क्या करती है, महासागरीय जल की धाराओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। कभी आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी ना ग्लास में या कोई बर्तन में पानी लेना, ठंडा पानी लेना, नॉर्मली आप देखना उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार महासागरों के साथ भी होता है। तो सूर्य की किरणें जब महासागरों में पड़ती है तो क्या होती है, समुद्री धाराएं क्या होती है, और ज्यादा तीव्र हो जाती है। दूसरा क्या प्रभावित करता है, आपका वायु। क्या होता है, महासागरीय धाराएं कब उत्पन्न होती है, वायु के द्वारा। हवाएं तेज होती है तो महासागरों की धाराएं भी क्या होती है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। तीसरा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रभावित करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी का ग्रेविटेशन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण समुद्री लहरें ऊपर की ओर उठ जाती है ना। तो जैसे ज्वार भाटा आपने सुना होगा ना, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना। तो ज्वार भाटा तो उसमें भी तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा कि नहीं लगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, महासागरीय धाराओं को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलो नेक्स्ट है, संघनन का मतलब क्या होता है। संघनन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि जो पानी है, जो जल है, जल का वाष्प बनना। क्या है, जल का वाष्प बनना। और वाष्प से जब संघनित होकर फिर दोबारा क्या होता है, बारिश हो जाती है, और बारिश होकर क्या हो जाता है, फिर दोबारा ये पानी इसमें चला जाता है। तो ये संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, संघनन की प्रक्रिया, यानी किसी भी जल का या किसी तरल पदार्थ का क्या है, तरल से ठोस बनना और ठोस से गैस बनने की अवस्था क्या कहलाती है, आपका संघनन कहलाती है। और ओस के बनने हेतु ये काफी ज्यादा क्या होती है बच्चों, जरूरी होती है ना बच्चों। ये काफी ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है। क्यों होती है, अब देखते हैं इसके बारे में। कोई क्वेश्चन रह गया क्या मेरे से, ये तो हो गया। संघनन तो जलवाष्प, या हम बोल सकते हैं जलवाष्प जो होते हैं, जलवाष्प का या वाष्पीकरण या इवेपोरेटेड जल का क्या होता है, मतलब जल में बदलना ही क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कि संघनन कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी जलवाष्प है, जलवाष्प का क्या होना, संघनित होना। क्या होना, संघनित होना।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनता है बच्चों, आप लोग संघनन से ही क्या बनता है, आप लोगों का जल बनता है, उसी से के द्वारा क्या होती है, बारिश होती है ना। अब बात करते हैं आखिर ओस बनता कैसे है, आखिर ये बनता कैसे है। तो भैया ओस बनने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों, साफ आकाश चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, साफ आकाश। यानी अगर आकाश या मतलब जो आसमान है वो बिल्कुल साफ रहेगा तो ओस बन सकता है, वरना हवा चलेगी तो नहीं बन सकता। दूसरा क्या होती है, दूसरा शांत हवा। क्या होता है बच्चों, शांत हवा। अगर हवा शांत रहेगी तो उस स्थिति में क्या बन सकता है, ओस बन सकता है। इसके साथ साथ ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, ठंडी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, ठंडी का मौसम हो, और इसके साथ साथ लंबी रातें हो। जो रातें होनी चाहिए वो लंबी होनी चाहिए। ये अगर सारी चीजें होती है तो ये चीजें क्या बनती है, बनाती है किसे, ओस को बनाती है। किसे बनाती है बच्चों, ओस को बनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अब क्या हो रहा है, लगातार वन्य प्राणियों की संख्या कम हो रही है। आखिर इनके कारण क्या है, लगातार जो वन्य प्राणी है इनकी संख्या क्यों कम हो रही है ना बच्चों। तो आप सभी को पता है वन के कारण क्या है, जैसे कि जैसे खेती जो है, लगातार खेती का बढ़ोतरी होना, है ना। जो खेती लगातार बढ़ती जा रही है, और खेती के बढ़ने के कारण क्या होता जा रहा है, मतलब जैसे पहला क्या होता है, जैसे वन्य प्राणियों की संख्या लगातार घटने का कारण क्या है, पहला लगातार जनसंख्या का बढ़ाव। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या क्या करे, खेती कर रही है। खेती करने के कारण क्या करे, वो लगातार जंगलों को सफाई करते जा रही है। पहला कारण ये है। दूसरा क्या है, स्थानीय लोग क्या होते हैं, चारे के लिए, ईंधन के लिए या इमारती लकड़ी के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, पालतू पशुओं के लिए क्या होता है, नए चारागाहों की खोज में, ठीक है, मानव ने क्या है, वनों को लगातार खत्म करने जा रहा है। पालतू पशु बना मतलब जो वनों में रहने वाले जीव जंतु उनको पालतू बनाने के लिए क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, उन मतलब जंगलों को सफाई करता हुआ जा रहा है ना। इसके साथ साथ क्या है, पशुओं का वाणिज्यीकरण, लगातार क्या है, पशुओं को जंगलों से पकड़ा जा रहा है, उनका बेचा जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वन्य प्राणियों की संख्या लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तापमान में ऋतु अंतर पाए जाते हैं, आखिर कारण क्या है। यानी भारत के एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो वहां क्या जाता है, मौसम में अंतर देखा जाता है, आखिर रीजन क्या होता है। तो देखो बच्चों, गर्मियों में पश्चिमी जो अगर देखा जाए मरुस्थल में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं सर्दियों में वहां तापमान कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात की जाए, देखो ठीक है, तो ये पश्चिम वाला भाग है, तो यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 55 डिग्री सेल्सियस होता है, और ठंडियों में कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। भारत में एक ऋतु के एक दिन का तापमान भी क्या होता है, स्थानीय भिन्नता को देखने के लिए मिलता है। जैसे जून में क्या होता है, राजस्थान में आपको पता है 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है ना। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में जाते हो, देखोगे अगर अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में वहीं क्या होता है, उसी समय अगर तापमान देखा जाए तो कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस, कहां, अरुणाचल प्रदेश में। तो तापमान में आपको एक तरीके से अंतर दिखने लग जाएगा। दिसंबर में जम्मू कश्मीर में जो, जैसे जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है द्रास, तो दिसंबर के टाइम पीरियड में यहाँ जो टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बताओ, -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, वहीं आपको तिरुवनंतपुरम में आप देखोगे, उसी समय तिरुवनंतपुरम में जो हमारा साउथ का है सबसे ज्यादा, है ना, तो तिरुवनंतपुरम में क्या होता है कि तापमान कितना होता है वहां, 20 डिग्री सेल्सियस होता है उसी समय दिसंबर में। मैंने बताया आप लोगों को, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तापमान में अनेक विभिन्नता पाई जाती है, और यही क्या है, भारत में विभिन्नता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों कि भारत में मानसून वर्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में बताइए। देखो बच्चों, आप सभी को पता है भारत की जो जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है। यानी साल में लगभग देखा है 2 से 4 महीने ही क्या होती है, बारिश होती है। 2 से 4 महीने में क्या होती है बच्चों, बारिश होती है ना। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो देखो, मानसून का मुख्य रूप क्या होता है, उच्चावच और नियमित होता है, ठीक है ना, और समुद्र से बढ़ती हुई दूरी होती है।
यानी जितना कोई क्षेत्र समुद्र के पास है वहां क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है। क्या होती है बच्चों, बारिश ज्यादा होती है। और ग्रीष्म काल में क्या होता है, वर्षा जो होती है काफी ज्यादा होती है। गर्मियों में ना जो आपका सितंबर अक्टूबर के टाइम पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, मूसलाधार बारिश होती है। और मानसून वर्षा का क्या है, स्थानीय वितरण असमान है। स्थानीय वितरण का मतलब क्या है, बारिश किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रही है और किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर में। अब हमारा आ गया बच्चों मैप का प्रश्न, ठीक है ना। मानचित्र आधारित प्रश्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर मानचित्र के बेस पे कौन कौन सा प्रश्न होने वाला है। तो चलो मानचित्र आधारित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला, राजस्थान की राजधानी बता दो बच्चों। राजस्थान की राजधानी क्या होती है? तो आप सभी को पता है राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है बच्चों, जयपुर, जिसे क्या कहा जाता है, जयपुर को ही कहा जाता है ना, पिंक सिटी कहा जाता है ना। दूसरा, सुंदरवन जीव मंडल निश्चय किस राज्य में है? सुंदरमंडल जो है बच्चों वो किस राज्य में है? तो ये सिमलीपाल में है। दूसरा है, प्रायद्वीपीय भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां 200 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा होती है? तो वो है केरल। कौन सा राज्य है बच्चों? केरल। अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा सूखा किस क्षेत्र में पड़ता है? तो सबसे ज्यादा सूखा कहां पड़ता है बच्चों? जैसे कि आप लोगों को पता है राजस्थान हो गया, राजस्थान सूखा संभावित क्या है बच्चों, क्षेत्र है। तो इसका राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहां बहती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर बहती है। कहां है बच्चों? ब्रह्मगिरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजो श्रेणी कहां है? तो मीजो श्रेणी कहां है बच्चों? मीजो, मीजो पहाड़ी है जो, ठीक है ना। तो ये मिजोरम में है। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय कहां है? नंदा देवी जीव मंडल निश्चय, तो आपको बताना है नंदा देवी जीव मंडल निश्चय किस राज्य में है। ये आप लोग एमसीक्यू मतलब उसमें मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ठीक है, ये आपके मैप है। नेक्स्ट है बच्चों, एक विवर्तनिकी प्लेट का नाम बताइए जो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट में स्थित है, ठीक है। तो इसके हमें ये रहा मैप, ये वर्ल्ड वाला तो हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कौन कौन सा जगहें हैं। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विवर्तनिक प्लेट का नाम लिखिए जो एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो आप लोगों को यहां दिख रहा होगा, ये देखो ए यहां है। तो आप लोग पता है इधर कौन सा है? इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर कौन सा है? फिलीपींस प्लेट है। फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये तो यहाँ फिलीपींस प्लेट है, ठीक है बच्चों। दूसरा अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महाद्वीप का नाम लिखिए जो एक देश भी है, ठीक है। तो एक देश भी है, वो कौन सा महाद्वीप है बच्चों? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा बच्चों? यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना। एक देश भी है और एक क्या है, महाद्वीप भी है। तीसरा देखते हैं, एक ठंडी जलधारा का नाम लिखिए जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की दिशा की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका हमें बताना है कौन सी ये धाराएं है। तो देखो बच्चों इस तरफ में बहती है, यानी हमें डी ढूंढना है, डी। तो इस तरफ में कौन सी बच्चों? हम्बोल्ट की जलधारा है। इधर कौन सी बच्चों? हम्बोल्ट की जलधारा है। और ई अगर देखा जाए, ई हमें देखना है कि डी तो समझ में आ गया। और ई में क्वेश्चन है, एक गर्म जलधारा का नाम लिखिए जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। तो मैक्सिको से खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जलधारा कौन सी है बच्चों? तो वो है ये रहा। इसे क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गल्फ स्ट्रीम इसे कहा जाता है ना बच्चों। और एक क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत में कौन सा पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है बच्चों? तो ये कौन सा है? ये रहा। तो इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये कौन सा है बच्चों? पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट है, अफ्रीका के किसी एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट का नाम बताइए। तो अफ्रीका में एक स्थित हॉटस्पॉट का नाम क्या है?
तो इस तरफ में कौन सा है बच्चों, न्यू गिनी है। कौन सा, इधर जो है ना, इधर आपको दिख रहा होगा जी वाला, तो ये कौन सा, न्यू गिनी, ठीक है, तो न्यू गिनी है। तो इस टाइप से ये आप लोगों का कंप्लीट एक सैंपल पेपर था ज्योग्राफी का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।